नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिनके रामचरितमानस पर दिए बयान पर इतने विरोध के बाद अखिलेश यादव चुप हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कि चुप रहने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि पहले रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था और अब पंडों और पुजारियों के खिलाफ दिया है। वहीं बात करेंगे लखनऊ में बिल्डिंग हादसे की, जिसने एलडीए के भ्रष्ट तंत्र को फिर एक बार सवालों में ला दिया है, क्योंकि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। साथ ही बात करेंगे लखीमपुर कांड की, जो आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत के बाद फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि करीब 1 साल से आशीष मिश्रा जेल में बंद है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो सियासत गर्म हो गई। वहीं बताएंगे उत्तर प्रदेश की उड़ान के बारे में, जो दुनिया के पटल पर एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात स्वामी पर अखिलेश का सरेंडर, क्या 24 में आएगा बवंडर? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया है, उस पर समाजवादी खेमा 2 गुटों में बंट गया है। एक जो स्वामी के खिलाफ है, दूसरे जो साथ है। लेकिन अखिलेश यादव इसमें कहां खड़े हैं, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब तक अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक शब्द नहीं कहा। अब सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव हिंदुत्व और अंबेडकरवादी सोच के बीच फंस गए हैं क्या, जो तय नहीं कर पा रहे कि किस लाइन पर चले। क्योंकि एक तरफ वो सर्व समाज के नेता बनना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अंबेडकरवादियों के जरिए सामाजिक न्याय का चेहरा गढ़ना चाहते हैं। कुछ जानकारी हासिल करके, कुछ चीजों की जानकारी लेकर के कोई सर्वज्ञ और अपने को भगवान के ऊपर कैसे स्थापित कर सकता है? स्वामी पर अखिलेश का सरेंडर, 24 में आएगा बवंडर। कोई सर्वज्ञ और अपने को भगवान के ऊपर कैसे स्थापित कर सकता है? स्वामी पर 2 गुटों में बटी सपा, समर्थन में उतरा दूसरा धड़ा। मैं मौर्य जी ने इस पंक्ति को डिलीट करने की बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अखिलेश की चुप्पी पर सियासी तकरार। अखिलेश यादव को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की व्यक्तिगत राय है या उनकी पार्टी की राय है। रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जहां सियासी बवंडर मचा है, वहीं अखिलेश यादव की चुप्पी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर इतनी फजीहत के बाद भी अखिलेश यादव ने एक शब्द तक नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य इतना सब होने के बाद भी चुप रहने को तैयार नहीं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस पर बयान दिया, अब पुजारी और पंडों पर बयान देकर माहौल गरमा दिया है। कोई ऐसा ज्ञानी नहीं को अपना भविष्य बता दे, दूसरों का भविष्य क्या बता दे? कुछ जानकारी हासिल करके, कुछ चीजों की जानकारी लेकर के कोई सर्वज्ञ और अपने को भगवान के ऊपर कैसे स्थापित कर सकता है? यानी ज्योतिषाचार्य सब बेकार हैं। उनका अपने ज्ञान के आधार पर, ज्योतिष विद्या के आधार पर वो जो जानकारी देते हैं वो वैज्ञानिक। लेकिन हवा में जिस तरीके से अभी तक एक संत और थे जो कहते थे तुमने बिल्ली को खाना दिया, कुत्ते को खाना दिया, निर्मल बाबा की कृपा की और कृपा होने लगी। तो ऐसे ही अगर सब कृपा हो जाए तो हम तो कहते हैं कि सरकार को देश के सारे मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सीएससी, पीएससी और प्राइवेट अस्पताल सब बंद कर देना चाहिए। यह हालत तब है जब शिवपाल यादव तक स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दे चुके हैं और साफ साफ ये कह चुके हैं कि ये पार्टी का बयान नहीं है। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। हम लोग तो भगवान राम के आदर्श को पद करने वाले लोग बड़े बोले हैं। आए थे हमारे जसवंत नगर में, अभी आए थे मैनपुरी के लोकसभा के चुनाव में, दाखा में आए थे और हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। लेकिन इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं। अब सवाल इस बात का है कि जब शिवपाल यादव बोल रहे हैं, मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह जैसे विधायक बोल रहे हैं, तो अखिलेश यादव क्यों चुप हैं? भगत हीन नर सोहे कैसा, बिनु जल वरदी देखें जैसा। अब ये देखने की अलग अलग बात है। हम सम्मान तो बाइबल का भी करते हैं, हम सम्मान कुरान शरीफ का भी करते हैं,
हम सम्मान गुरु ग्रंथ का भी करते हैं। देखिए, मेरा अपना मानना है कि जो प्रभु राम पर या रामायण पर कोई सवाल उठा रहा है, ना तो सच्चा सनातनी हो सकता है, ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। समाजवादी पार्टी में ही कई विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को गलत बताया। इसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर अभी भी अडिग है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर जो बयान दिया है वो उसे सही मानते हैं। यानी वो ना तो अपने बयान को वापस ले रहे हैं और ना ही उस पर माफी मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है कि शायद शिवपाल यादव की नसीहत का भी उन पर असर नहीं पड़ रहा है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने अपना मौन समर्थन दे दिया है? क्या यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिवपाल यादव की भी नसीहत को हवा में उड़ा दिया, या फिर अखिलेश हिंदुत्व और अम्बेडकरवादी सोच के बीच फंस गए हैं? क्योंकि भाजपा लगातार अखिलेश की चुप्पी पर न सिर्फ सवाल उठा रही, बल्कि वो स्वामी के बयान को अखिलेश यादव का बयान बता रही। बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नहीं है, श्री अखिलेश यादव जी का है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने का असफल प्रयास कर रही है। हिंदू भावनाओं को आहत करने वाले बयान दिलाने का काम कर रही है। और इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही दे सकता है, जैसा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की व्यक्तिगत राय है या उनकी पार्टी की राय, ये उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव के सामने ऐसी स्थिति बन गई है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ न खुलकर खड़े हो पा रहे और न ही सार्वजनिक रूप से विरोध दर्ज करा पा रहे, जबकि सपा में अम्बेडकरवादी धड़ा है जो न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत है, बल्कि अब खुलकर स्वामी का समर्थन भी करने लगा है। शूद्र, गवार, ढोल, पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी लोग पढ़ें और देखें। और जो मैं मौर्य जी ने इस पंक्ति को डिलीट करने की बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमें लगता है शुद्ध समाज के सारे लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। अब अखिलेश तय नहीं कर पा रहे कि किस लाइन पर चले, क्योंकि एक तरफ वो सर्व समाज के नेता बने रहना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ अम्बेडकरवादियों के जरिए सामाजिक न्याय का चेहरा गढ़ना चाहते हैं। यही वजह है कि अखिलेश कश्मकश में फंसे हैं, जबकि बिहार में तेजस्वी यादव खुलकर अपने नेता चंद्रशेखर के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने मुंह खोल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव चुप हैं। और चलिए अखिलेश की अब चुप्पी का विश्लेषण करते हैं। दलित और अति पिछड़े वोट को अखिलेश यादव नाराज नहीं करना चाहते और शायद यही वजह है कि अखिलेश मौन साध कर बैठे हैं। स्वामी पर एक्शन से अम्बेडकरवादी धड़ा नाराज हो सकता है, ये भी वजह अखिलेश यादव की चुप्पी की है। 2022 में सपा को दलित और पिछड़ों का वोट मिला था। ऐसे में अखिलेश ये रिस्क लेना नहीं चाहते कि स्वामी कुछ बोले तो बोले, लेकिन बोलना खतरनाक हो सकता है उन पर। अखिलेश यादव हिंदुत्व के मोर्चे पर भी कमजोर दिखना नहीं चाहते हैं। शिवपाल ने स्वामी को नसीहत दी इसीलिए, और सपा को राम के आदर्श पर चलने वाला बता दिया। तो शिवपाल ने तो बोल दिया, लेकिन मुखिया अखिलेश हैं, वो चुप हैं। शिवपाल के बहाने तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राम को मानते हैं। 2024 में भाजपा को टक्कर देने के लिए सबको साथ रखना चाहते हैं अखिलेश, और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जो उनकी चुप्पी है वो वक्त को देखकर उन्हें सही लग रही है। अखिलेश को लगता है कि ब्राह्मण और ठाकुर भले ही अभी भाजपा के साथ हों, लेकिन जब मोह भंग होगा तो वो सपा के साथ ही आएंगे, और यही वो तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से अखिलेश चुप हैं। लेकिन ये बवाल कितना आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। अब बात भूकंप या लापरवाही, बिल्डिंग हादसे पर सियासत गरमाई, क्योंकि एक दिन पहले लखनऊ के हसन रोड इलाके में एक 5 मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई। इस हादसे में सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां और पत्नी की मौत हो गई। लेकिन इस हादसे ने पूरे प्रदेश की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस मामले में एलडीए की बड़ी लापरवाही सामने आई। क्योंकि जो बिल्डिंग गिरी उसे 2010 में गिराने का आदेश आया था, लेकिन एलडीए ने इस आदेश को दबाए रखा। वहीं पुलिस ने सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश मंजूर को गिरफ्तार किया है, क्योंकि जो इमारत गिरी है नवाजिश मंजूर उसके मालिक बताए जा रहे हैं। भूकंप या लापरवाही, लखनऊ बिल्डिंग हादसे पर सियासत गरमाई। सपा प्रवक्ता की मां और पत्नी की मौत, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन?
राजधानी लखनऊ में हुए बिल्डिंग हादसे ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है, क्योंकि हजरतगंज इलाके की अलाया अपार्टमेंट में 5 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ सेना की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी थी। 16 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 महिलाओं की इस हादसे में मौत हो गई। जिन 2 महिलाओं की जान गई वो सपा प्रवक्ता अब्बास सैदर की मां और पत्नी थी। अब इस हादसे और रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक से न करने पर सियासत गर्मा गई है। सपा प्रवक्ता अब्बास सैदर ने आरोप लगाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ। इसके लिए सपा प्रवक्ता अब्बास सैदर ने प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। के नाम पे तमाशा क्यों किया गया? जब मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जानता हूँ, मैंने बार बार कहा कि यहाँ पे ड्रिल करो, वहाँ पे नहीं किया गया। नीचे के कई फ्लोर काट दिए गए, हमने कहा पहले फ्लोर पे लोग हैं, नहीं किया गया। पूरे 6 घंटे तमाशा होता रहा, एक साथ कई टीमें खड़ी रही, काम नहीं किया। वहाँ पर लोगों के दम घुटने से मौत हुई, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई गई, झूठ बोला गया कि पानी दिया गया, ऑक्सीजन दिए, कुछ नहीं दिया जा रहा था। प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन जिम्मेदार है और प्रशासन अब डेड बॉडीज भी नहीं जाने दे रहा है। हत्या है, ये हत्या है, ये निर्मम हत्या है सरकार के द्वारा। यहाँ पर अब घटना हो गई, घटना के बाद कहते हैं कि जांच होगी, जांच के बाद परिणाम क्या आएगा किसी को मालूम नहीं होता है। जो कार्रवाइयाँ, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक अधिकारी भी पैसा लेकर के निर्माण काम करवाते हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश मंजूर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जो इमारत गिरी है नवाजिश मंजूर उसके मालिक बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक भूतल पार्किंग में पानी का रिसाव हो रहा था और पाइप डालने का काम चालू था। ड्रिलिंग मशीन से खुदाई हो रही थी। आशंका है कि इसी दौरान इमारत का फाउंडेशन ग्रिड डैमेज हुआ, जिससे पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। घंटे डेढ़ मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें ही निकाला गया है। मेरा 4था फ्लोर था, 4थे फ्लोर की वजह से सबसे पहले किसी ने आवाज़ दी कोई है, मैंने बोला हाँ, मैं चीख रही थी। तो बहुत देर के बाद, 1.5 घंटे के बाद तोड़ ओड़ के फिर हमें कोई नहीं था, मैं अकेली थी। अब सच क्या है, इसे पता लगाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, जो यूपी सरकार को रिपोर्ट देगी। अभी क्या है कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को स्वस्थ करके घर भेजना है और रेस्क्यू ऑपरेशन सकुशल संपन्न करना है, और इसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह की बिल्डिंग जिसके बारे में तरह तरह के प्रश्न सामने आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच में जो चीज़ें मिलेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से सपा विधायक के बेटे की गिरफ्तारी हुई, उस पर समाजवादी पार्टी बचाव में आ गई। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने निशाना साधते हुए कहा कि जब भी कोई हादसा होता है, भाजपा सपा को बदनाम करने में जुट जाती है। सबसे विपक्ष की मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी को ही निशाना बनाती है और उनके नेताओं को बदनाम करने का, उन नेताओं को फंसाने का काम करती है, जो लोकतंत्र के हितकर नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया गया उसमें 14 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। ये बड़ी राहत की खबर देने वाली थी, लेकिन दुखद खबर ये थी कि 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। इसके बाद जो मानकों को दरकिनार करने की बात निकल करके सामने आ रही है कि 2010 में ही एलडीए ने 2 बार इस इमारत का नक्शा रद्द कर दिया था, बावजूद इस इमारत को ताना गया और इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एलडीए के अधिकारी बाबू सभी मिलीभगत करके इस पर कार्रवाई नहीं किए। इस पूरे हादसे में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की लापरवाही खुलकर सामने आई, क्योंकि जानकारी के मुताबिक 2010 में इस इमारत को गिराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन एलडीए के अधिकारी इस आदेश को दबाए बैठे रहे और अगर एलडीए ने समय पर इस आदेश का पालन किया होता तो यह हादसा ना हो पाता। और अब लखनऊ में गिरी बिल्डिंग प्रदेश को डरा रही है, क्योंकि ऐसी जर्जर इमारत सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि यूपी के लगभग हर शहर में है। अकेले प्रयागराज में 370 जर्जर बिल्डिंग की पहचान की गई, जिसमें प्रयागराज नगर निगम की बिल्डिंग भी शामिल है, जो 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी जो बिल्डिंग है वो किस हालत में है, जगह जगह से ये बिल्डिंग गिर चुकी हुई है और इस जर्जर भवन में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो काम करने को मजबूर हैं और तकरीबन 450 की संख्या में जो अधिकारी, जो कर्मचारी हैं, वो इस नगर निगम के दफ्तर में काम करते हैं। तकरीबन 100 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, जगह जगह से जर्जर हो चुकी है। मेरठ में नगर निगम के अधिकारी मौत के मुहाने में नौकरी कर रहे हैं। आलम यह है कि छज्जा गिर चुका है, बीम से प्लास्टर हट गया है और बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं।
पूरी बिल्डिंग को देख लीजिए किस तरीके से जर्जर है, एक एक दर, एक एक दीवार, एक एक हिस्सा ये दिख रहा है कि यदि हादसा हुआ तो कितना बड़ा यहाँ पर हादसा हो सकता है। करीब 54 साल पुरानी ये बिल्डिंग बताई जा रही है और बिल्डिंग की दरारें आप देख लीजिए कि ये कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को दावत देती नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अधिकारी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। यही हाल वाराणसी का भी है, जहां कई इमारत बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। बनारस में इमारतों का क्या हाल है, हम आपको चेतगंज थाने की सरकारी इमारत दिखा रहे हैं। ये देखिए, आपको ये पूरी तरह से जर्जर इमारत दिखाई देगी, लेकिन इस इमारत का हल किसी के पास अभी तक नहीं है। अब देखिए, चारों तरफ आपको वही हाल दिखाई देगा, टूटी फूटी जर्जर गिरती हुई इमारत, और इसमें सोते हुए पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं अपनी जान का जोखिम उठा रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या लखनऊ के हादसे से कोई सबक लिया जाएगा या फिर एक नए हादसे का इंतजार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अब सवाल उठ रहा है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। तो हम आपको पूरी तस्वीर समझाते हैं। 2010 में बिल्डिंग गिराने का आदेश हुआ। 12 साल तक एलडीए ने आदेश को दबाए रखा। 2 बार बिल्डिंग का नक्शा निरस्त हुआ। एलडीए के अधिकारियों पर सवाल उठे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यजदान बिल्डर ने निर्माण किया था और हादसे में सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां और पत्नी का दुखद निधन हो गया। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। सपा एमएलए शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन सवाल एलडीए की कुंभकर्णी नींद पर है। और अब बात लखीमपुर कांड की, जिसमें आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों पर 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है, लेकिन साथ ही हिदायत दी है कि वो रिहाई के 1 हफ्ते के भीतर यूपी और दिल्ली छोड़ दें और जहां भी रहें अपनी लोकेशन बताते रहें। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा पिछले 1 साल से जेल में बंद है और लखीमपुर हिंसा का सबसे बड़ा आरोपी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बाद सियासत गर्मा गई है। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आशीष मिश्रा को मिली जमानत। यूपी दिल्ली छोड़ना होगा, हर दिन का हिसाब देना होगा। जिस लखीमपुर कांड ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया था, जिस हादसे में 8 लोगों के घर का चिराग बुझा दिया गया था, वो लखीमपुर कांड फिर एक बार ताजा हो चुका है। क्योंकि इस केस के सबसे बड़े आरोपी आशीष मिश्रा और मोनू को सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा का बेटा है, जिस पर लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जमानत से आशीष के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है, जिसके मुताबिक जमानत के 1 हफ्ते के भीतर ही आशीष को यूपी और दिल्ली छोड़ना होगा, यानी वो दिल्ली और यूपी में नहीं रह सकेगा। इतना ही नहीं, आशीष को अपनी लोकेशन के बारे में कोर्ट को बताना होगा ताकि उसकी निगरानी रखी जा सके। साथ ही आशीष को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा, क्योंकि ये अंतरिम जमानत है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की एंटरिम बिल जो है वो उसको दी है, अभी अंतरिम ज़मानत दी है। जो 8 हफ्ते का समय है, उसमें 8 हफ्ते की अंतरिम ज़मानत मिली आशीष मिश्रा को। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें शर्तें भी लगाई हैं कि आशीष मिश्रा को जैसे ही एंटरिम बिल मिल जाएगी, जैसे ही वो जो है जेल से बाहर आएंगे, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश को जो है 1 हफ्ते के अंदर छोड़ देंगे। 10 अक्टूबर 2022 से बंद है, वहाँ से तब उनको जमानत मिली थी। कुछ दिनों के लिए जमानत कुछ महीनों के लिए मिली थी। उसके बाद फिर से उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिर से उनको जिला कारागार में वापस किया गया था। अब आज फिर उनको पुनः जमानत मिल चुकी है। लेकिन अब जिस तरह से आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत मिली है, उससे मृतक के परिजनों के जख्म फिर से हरे हो चुके हैं। उसको शर्तों पे ज़मानत दी जा रही है कि आप यूपी में नहीं रहेंगे, दिल्ली में नहीं रहेंगे, लखनऊ में रहेंगे। इसका मतलब क्या है? उसको इंडिकेट किया जा रहा है कि बेटा तुम भाग जाओ, बाकी तो हम संभाल ही लेंगे। प्रभात गुप्ता हत्याकांड चला है, उस केस का फैसला आज तक नहीं हो पा रहा, जबकि आरोप सिद्ध हो चुके हैं, हर चीज़ सिद्ध हो चुकी है। गौरतलब है कि लखीमपुर जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर 2021 को हिंसा हुई थी। आरोप है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और मोनू के इशारे पर
थार जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया गया था। घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी। हिंसा भड़कने के बाद कुल 8 लोगों की जान गई थी। इस मामले पर राजनीति इस तरह गर्म हुई थी कि खुद सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो लखीमपुर फाइल्स में अब तक क्या हुआ, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर में ये घटना हुई थी। लखीमपुर हादसे में 8 लोगों की जान गई। 6 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। 10 अक्टूबर 2021 को आशीष मिश्रा पहली बार गिरफ्तार हुआ और 3 जनवरी 2022 को एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। 16 फरवरी 2022 को आशीष जेल से रिहा हुआ। 18 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत रद्द कर दी। 24 अप्रैल 2022 को जेल में बंद है आशीष मिश्रा 24 अप्रैल 2022 से, और 25 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत उसे दे दी है। और अब बात यूपी की बड़ी उड़ान, 5 नए शहरों से उड़ेंगे विमान, क्योंकि भारत सरकार ने यूपी के 5 नए शहरों से विमान उड़ान की मंजूरी दी है, जिसमें मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट और श्रावस्ती शामिल है। इस यूपी उड़ान में एक ऐसी पावर बनने यूपी जा रहा है जिसका डंका पूरी दुनिया में होगा, क्योंकि सूबे की योगी सरकार ने यूपी को जो 1 ट्रिलियन की शक्ति बनाने का सपना देखा है, उसके लिए ये बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी की बड़ी उड़ान, 5 नए शहरों से उड़ेंगे विमान। आज केंद्र सरकार ने आजमगढ़ हवाई अड्डे से उड़ान की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद आजमगढ़ से उड़ान शुरू होगी और आजमगढ़ के विकास के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।